वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और हम पहले भी बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था, उसके हवाले से ये खबर थी कि वफाकी रेवेन्यू बोर्ड FBR में 340 अरब रुपए मालियत के 1083 मनसूबे रजिस्टर करवाए गए हैं। इनके अलावा 292 आर्जी मनसूबे भी हैं जो बोर्ड में रजिस्टर करवाए गए हैं, जिनका तखमीना तकरीबन 43 अरब रुपए लगाया गया है। हाँ जी, ऐसा ही है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे चेयरमैन आबाद फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं, फ़याज़ इलियास साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी फ़याज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म के तामीराती शोबे के लिए पैकेज के तहत जो FBR में 340 अरब रुपए मालियत के 1083 मनसूबे रजिस्टर किए गए हैं, आपके ख्याल में कहा जाए कि जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है ये कामयाब रहा है? वालेकुम सलाम हमजा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो मौजूदा हुकूमत ने जो पैकेज अनाउंसमेंट किया था वो ड्यूरिंग द पैंडमिक जो है, हम बड़े पिछले 2020 में जो हम गुजर रहे थे जिस पैंडमिक से, तो अप्रैल 2020 में इस स्पेशल पैकेज का जो है अनाउंसमेंट और ये फैसिलिटेट किया गया इस इंडस्ट्री को, और लेटर ऑन जुलाई में आके कंप्लीट स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन जो है वो दिया गया इस इंडस्ट्री के लिए। और इसी साल में जो है ये जो हमारी मदर इंडस्ट्री है उन तमाम इंडस्ट्रीज़ की जिसको इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया। तो हम समझते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे फोकस है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। रीज़न बीइंग कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है और इस चीज़ का पता भी है कि अगर इस इंडस्ट्री में काम होना है तो इससे मुंसलिक 70 से ज़ायद वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनका पहिया भी चलना है। तो जैसे कि अभी जैसे सेक्शन 111 के तहत और फिक्स टैक्स रिजीम में जो स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया गया, इसमें इस वक्त तकरीबन 1083 प्रोजेक्ट जो रजिस्टर्ड हुए हैं, विच कम्स तकरीबन 340 अरब रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। फर्दर प्रोजेक्ट जो हैं वो इन पाइपलाइन है और अभी आने वाले वक्त में, अभी देखें वी आर इन द मंथ ऑफ मई, और दिसंबर 2021 तक जो है ये अभी जो फैसिलिटेट किया गया है, जो कि एक्सटेंशन दिया गया था हमें पिछले साल 2020 में दिसंबर में ही, कि हमें एक साल इसमें मज़ीद इसमें इजाफा किया गया। तो अभी बेतहाशा भी इसमें टाइम मौजूद है और हम समझते हैं कि जो अप्रूवल्स वगैरह का जो प्रोसीजर है, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में इस पर भी पॉलिसी मेकिंग की गई, और ख़ास तौर पे पंजाब है, KPK और बलूचिस्तान में जो है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत और वन विंडो सेल के तहत जो है वो अप्रूवल प्रोसीजर को जो है आसान बनाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। सिंध में भी बेशक काम हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि सिंध में मज़ीद गुंजाइश है इस पे काम करने की। अच्छा फ़याज़ इलियास साहब, ये भी बताइएगा, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोगों की दिलचस्पी का रुझान काफ़ी बड़ा है। रवां साल 30 जून के बाद क्या इस कंस्ट्रक्शन पैकेज में मज़ीद तौसी का इम्कान है, और क्या इस हवाले से स्टेक होल्डर्स की हुकूमत से कोई मुलाकात हुई है? हमारी अगर देखें तो एक्सटेंशन हम समझते हैं कि दो तरीके के इसमें एक्सटेंशन है। मैं इसमें पूरी तफसील आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जिस वक्त ये स्पेशल पैकेज दिया गया उसमें एक तो था कि फिक्स टैक्स रिजीम जो कि उन तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए है कि जिनकी सेक्शन 111 कह रहे वो जायदाद या वो एसेट जो है वो अनडिक्लेयर्ड हैं, वो इसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं आप फिक्स टैक्स रिजीम के तहत रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं, जिसके तहत आपको किसी किस्म की FBR की तरफ से रजिस्टर्ड होने के बाद मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। और 1:10 के अगर आप का जैसे अगर 10 करोड़ रुपए का आपका अगर आपने टैक्स पे किया है तो उसका 10 टाइम्स जो है वो उसमें आपको बेनिफिट दिया गया है, कि जिसमें आपको ना तंग किया जाएगा ना इस बारे में पूछगिछ की जाएगी। साइमल्टेनियसली इसी तरह से वो इंडिविजुअल क्लाइंट जो बायर जो एक मकान लेता है या अपार्टमेंट परचेज करता है, उसके लिए भी जो है ये सेक्शन 111 के तहत छूट दी गई थी, जो कि दिसंबर 2020 में ख़त्म हुई थी और 30 जून 2021 तक इसको एक्सटेंड किया गया। हम समझते हैं एज एसोसिएशन और आबाद के तहत कि इस टाइम को भी मज़ीद बढ़ना चाहिए। अच्छा। और इसको भी दिसंबर 31 2021 तक एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, ताकि जो हर इंडिविजुअल जो बायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट इसका ले सके। बिल्कुल ठीक है। फ़याज़ साहब, ये भी बताएं, क्या मतलब 30 सितंबर 2023 से पहले तमाम जो मंसूबे हैं ये मुकम्मल करना होंगे, क्या ये भी मुमकिन हो पाएगा?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस वक्त जैसा कि इस वक्त हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मौजूदा जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काम किए जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो चाहे वर्टिकल बिल्डिंग्स की हम डेवलपमेंट की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट जो है जो 2022 में जो ख़त्म होने थे, इसका प्रीवियसली टाइम था, इसको एक्सटेंड करके और दिसंबर 2023 तक का जो है इसमें भी टाइम एक्सटेंड किया गया। हम समझते हैं मौजूदा गवर्नमेंट की ये एक बड़ी ये अचीवमेंट है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक जो हम जिस फेज से गुजर रहे थे और साथ साथ जो है बड़े प्रेशर्स भी हम फेस कर रहे थे फ्रॉम FATF की तरफ से या IMF की तरफ से, लेकिन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने अपनी भरपूर कोशिशों से इस पैकेज में एक्सटेंशन हमें दिया और मौजूदा सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंस्ट्रक्शन बेतहाशा हर लेवल पे काम किया जा रहा है और चीज़ें जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। फयाज, कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से सीमेंट ले लें, स्टील और पेंट की सनती पैदावार में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि यही मोमेंटम 30 जून के बाद भी जारी रह पाएगा? बिल्कुल, ये मोमेंटम इसी तरीके से चलते रहना है। रीज़न बीइंग कि जो FTR के तहत जो प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसके अलावा वो प्रोजेक्ट्स भी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट काम हो रहा है और आगे अप्रूवल्स जो हो रही हैं उसके तहत, तो मैं समझता हूँ 2021 इज़ अ गेम चेंजर है इस इंडस्ट्री के लिए और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से काम हो रहा है। लेकिन एक तरफ हमारे लिए इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो इस वक्त मौजूदा प्राइसेस ऑफ सीमेंट है या हम स्टील की हम बात करते हैं तो बहुत बेतहाशा ये प्राइसेस बढ़ चुकी हैं इसमें ये, ठीक है। और इस इजाफे की वजह से हमें आगे बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग, जो प्राइम मिनिस्टर की जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है और जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन काम किया जा रहा है उसमें बड़ा लोगों को इफेक्ट आएगा। तो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट से पिछली भी जो मीटिंग्स होती रही हैं उसमें हमसे कहा था कि जो ड्यूटीज़ की जो एप्लीकेशन है कि जो उसमें रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं या एडिशनल रेगुलेटरीज जो ड्यूटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है विद इन रेंज और काम किया जा सके और ताकि ये प्रोजेक्ट्स भी अपने टाइम पे मुकम्मल हो सकें। ठीक है फयाज इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और बड़ा अहम मामला ये था और दूसरा एक और बड़ा अहम मामला है इशाल, वो व्हाट्सएप को लेके लोग खास से कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या है, ये क्या पॉलिसी अपडेट हो रही है जिसके बाद पता नहीं क्या मुश्किलात हो जाएंगी, कहीं हमारा अकाउंट तो डीएक्टिवेट नहीं हो जाएगा, डिलीट तो नहीं कर दिया जाएगा। हाल ही में व्हाट्सएप की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें तस्दीक की गई है कि व्हाट्सएप सारिफीन के ज़ाती पैगामात नहीं देख सकता और ना ही कंपनी नई पॉलिसी कबूल ना करने पर सारिफ का अकाउंट डिलीट करेगी, क्योंकि सारिफ जब चाहे नई पॉलिसी को कबूल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जब आप व्हाट्सएप लगा रहे हैं तो अक्सर एक विंडो सी सामने आ रही है, एक पेज सा सामने आ रहा है कि जिसके ऊपर पॉलिसी के हवाले से आपने अगर उसको एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है तो आपने क्या एक्सेप्ट किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों एग्री नहीं कर रहे, क्या सवालात आपके दिमाग में हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि इससे कभी व्हाट्सएप इंतजामिया ने नई प्राइवेसी पॉलिसी कबूल ना करने की सूरत में सारिफ को मुतअद्दिद फीचर से महरूमी और अकाउंट बंद करने का इंदिया भी दिया था। लेकिन अब जो है वो व्हाट्सएप इंतजामिया बैकफुट पे गई है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर सारिफ चाहे तो वो प्राइवेसी पॉलिसी को माने और अगर ना चाहे तो वो इसको एक्सेप्ट ना करे। किसी भी सूरत में जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं किया जाएगा, ना ही जो मुख्तलिफ फीचर्स थे उनसे महरूम अच्छा, अब जो फीचर्स की बात हो रही थी वो मरहला जो है बात की जा रही थी। जो पहले एक बयान सामने आया था कि जी पहले जो है चैट से महरूम कर दिया जाएगा, कॉल से महरूम कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट है उसको ही डिलीट कर दिया जाएगा। अब लोगों के जहनों में ये भी सवाल था कि जब चैट का मामला आया था कि जी कि आपकी चैट को व्हाट्सएप पढ़ सकेगा, फिर लोग खासे परेशान थे जिस पर व्हाट्सएप की जानिब से वजाहत सामने आई थी। अब ये जो हमने प्राइवेसी पॉलिसी नई है इस पे एग्री करना है नहीं करना है, क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या मसाइल नहीं हो सकते, क्या ये नॉर्मल सी बात है? अगर कर लिया जाए तो आपकी जो प्राइवेसी है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिल, जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमें करना क्या चाहिए। उसामा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसामा, क्या करना चाहिए? बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्या अकाउंट डिलीट हो जाएगा अगर हम नहीं करेंगे, एग्री नहीं करेंगे जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उससे? नहीं जी, अकाउंट डिलीट नहीं होगा। इसमें मेरे ख्याल से 4 महीने आपके पास और है कि आप एक्सेप्ट करें इन चेंजेस को। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं। बेसिकली जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है वो व्हाट्सएप और बिजनेस के अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी पढ़ सकेंगी उस कम्युनिकेशन को, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस अकाउंट के साथ। अच्छा। अगर और जो आपकी प्राइवेट चैट है वो चैट प्राइवेट ही रहेगी।
तो ये अपडेट व्हाट्सएप लाया था। इससे शोर इसलिए मचा क्योंकि 2016 में व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा तब्दील किया था, और वो जो है इस साल ज़्यादातर लोगों को मालूम हुआ जब इन्होंने हर यूज़र से पूछा कि क्या आप अपडेट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो उसमें यही है कि आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़र डेटा जो है फेसबुक के साथ और व्हाट्सएप एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो जिस तरह आपकी प्रोफाइल फोटो हो गई, आप कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, आप किस वक्त व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप वाईफाई कनेक्शन कौन सा है, आपकी डिवाइस कौन सी है, इसे मेटा डेटा कहा जाता है। और ये सारा डेटा शेयर होता है। लेकिन जो आपकी प्राइवेट ग्रुप चैट्स हैं और 1-to-1 चैट्स हैं, उनका कंटेंट या व्हाट्सएप कॉल्स का कंटेंट वो अभी भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड। अच्छा उसामा, फिर इससे सारिफ को नुकसान क्या है? क्या उसकी प्राइवेसी को कोई किसी किस्म का कोई खदशा है, कोई इस तरह की सोच है इसके अंदर कि किसी किस्म की कोई प्राइवेसी जो डिस्टर्ब हो सकती है? जी, अगर आप बिजनेस अकाउंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंटेंट ऑफ दैट चैट और जो आपका दीगर इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक के अलावा थर्ड पार्टीज भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें वक्त ही बताएगा कि क्या रिस्क है, लेकिन हमने अच्छा उसामा, उसमें आपसे ऑप्शन मांगी जाएगी, उसमें आपसे ऑप्शन मांगी जाएगी कि आपका जो डाटा है वो एक थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा रहा है, यहाँ पे फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा है, यहाँ पे खुद ब खुद हो जाएगा? वो अगर आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, उससे आपसे सिर्फ इस पॉलिसी से आप जब अग्री कर लेंगे उसके बाद वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है उसामा, हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है? हम मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अग्री करते हैं पढ़े बगैर, तो ये जो व्हाट्सएप हमें बता के कर रहा है उसमें हमें इतना ही परेशान होना चाहिए, या ये रूटीन है और आगे हम जितनी भी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी वक्त ऐसा कुछ कर सकती हैं? मेरे ख्याल से हमें हर ऐप से परेशान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा हम देखते ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, हम एक्सेप्ट दबा देते हैं। लेकिन देखिए इसमें काफ़ी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आपको याद हो 3 साल पहले फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका हैक मालूम हुआ था, जिसमें इलेक्शन एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा इस्तेमाल हो रहा था, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था फेसबुक पे एड्स के थ्रू, आपको मालूम भी नहीं था। तो इसके काफ़ी डिफरेंट जो है कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और इसका सोल्यूशन यही है कि हम कोशिश करें हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स जो है वो मैक्सिमम पे रहें, हमें मालूम हो क्या डेटा शेयर कर रहे हैं, और एटलीस्ट हमें पता तो हो ना कि कौन सा डेटा लोग देख रहे हैं, कौन सा नहीं देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी ये ज़रूरत है। और दूसरा ये कि हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारा प्राइवेट डेटा किसके हाथ में जा रहा है। तो 2 साल पहले पाकिस्तान में भी एक राइड शेयरिंग करीम ऐप का डेटा हैक हुआ था, हमें अभी तक नहीं पता वो सारा डेटा किसके हाथ में गया। आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी जो है लोकेशन इंफॉर्मेशन हो गई, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये काफी ज़ाती डेटा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एहतियात करना उसामा, हमें ये बताएं कि अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अग्री नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं कि जो चाह रहे हैं कि देख रहे हैं अभी इस चीज़ को कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या अगर अकाउंट डिलीट कल को कर दिया जाता है 4 माह बाद, 6 माह बाद, तो इसका नुकसान भी व्हाट्सएप को ज़्यादा नहीं होगा? लोगों का एतबार उठ जाएगा। देखिए उनका तकरीबन 3 बिलियन यूजर है, तो वो बहुत ज़्यादा यूजर है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उनका जो है इम्पैक्ट काफ़ी हो रहा है, और इसी वजह से इन्होंने डिले किया था। जनवरी में इन्होंने अनाउंस किया था, फिर इन्होंने मई तक डिले कर दिया कि आप एक्सेप्ट करें। इसके अलावा जो सिग्नल एप्लीकेशन है जो काफ़ी ज़्यादा और सिक्योर है, प्राइवेट है, और जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है उनके सर्वर क्रैश कर गए क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों ने व्हाट्सएप डिलीट करके सिग्नल और टेलीग्राम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो व्हाट्सएप इसका इम्पैक्ट तो हुआ है। अभी इन्होंने कहा ये डिलीट नहीं करेंगे, 4 माह के बाद आप कुछ फीचर्स इस्तेमाल नहीं करते। आपको अगर मैसेज आए आप उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कॉल आए आप उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन आप नई चैट नहीं शुरू कर सकते। अच्छा, तो इस किस्म की ट्वीक्स ही करेंगे ताकि यूजर बोले अच्छा यार ये तो नहीं मान रहे, हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा तो उसामा, आप तो जैसा कि अब तो व्हाट्सएप इंतज़ामिया की जानिब से बैकफुट जाने के जो मैसेजेस है वो भी मौसूल हो रहे हैं कि अब इस तरह का कुछ भी जो आपको प्राइवेसी है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं रहा। तो क्या अब हम ये समझे कि मामला ठीक हो गए, नॉर्मल है सब कुछ, या फिर अभी भी खदशात बरकरार हैं? नहीं, ये एक डिले टैक्टिक है कंपनी की। देखें पहले काफ़ी शोर मचा और उनका चलो 3 महीने बाद इसको कर लेते हैं,
तो लोगों को लगा अच्छा कुछ बदल गया है, शोर कम हो गया, अभी लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है। अभी ये आगे ये दोबारा से यही करें, ठीक है आप अभी एक्सेप्ट ना करें 4 महीने, 4 महीने के बाद आपका व्हाट्सएप फंक्शनैलिटी जो सही नहीं रहेगी। अगर बहुत ज्यादा लोग एक्सेप्ट करें शायद 1-2 महीने और दे दें, मेरे साथ ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, लेकिन इसका हल यही है कि आप ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन जैसे सिग्नल बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशंस की जानिब जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका उसामा खिलजी, आप मौजूद थे और हमें जो है एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर कंपनी अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पर है तो हमें भी वेट एंड सी की पॉलिसी पर ही हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये अभी मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 4 महीने मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं तो मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, और जिस तरह से उसामा भी कह रहे थे उन्होंने खुलकर तो वो बात नहीं की है, लेकिन वो भी वेट एंड सी की तरफ ही हैं कि देखा जाए कि हो क्या रहा है, अभी कंपनी सोच क्या रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और हमें थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त हम मौसम की भी बात कर लें, हम तो जाते जाते उसके लिए भी बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। मौसम बहुत गर्म और खुश्क रहने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बताए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब का कहा जा रहा था कि जनूब मशरिक सिंध में जो मौसम है वहाँ पर थोड़ी गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी, आंधी तूफान भी होगा, तो जो पंजाब का मौसम है वो तो गर्म रहने की ही नवीद सुना दी गई है। अच्छा खैर, खित्ता पोटोहार की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, उसके मौसम के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश जो है उसका इम्कान है। लेकिन हम कराची की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हम सिंध की बात कर रहे हैं। पहले तो तूफ़ान का खदशा मौजूद था, लेकिन अब वो खदशा टल चुका है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर सिंध में देख लिया जाए मौसम कैसा रहेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मौसम कैसा रहेगा, मज़ीद कितने दिन हमें जो है ये गर्मी देखने को मिलेगी कराची में ख़ास तौर पर? कराची में भी आज भी जो है वो दर्जा हरारत मामूल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन कल से जो है कराची में सी ब्रीज इंशाल्लाह सेट हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो मामूल के मुताबिक आ जाएंगे। अच्छा ज़हीर अहमद बाबर साहब, ये भी बताइएगा, बताया जा रहा है कि जनूब मशरक़ी सिंध में गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी, आंधी तूफान भी होगा, मौसम वहाँ पर कैसा रहने की उम्मीद है? कोई बारिश के इम्कान भी हैं वहाँ पर? दरअसल गुजरात कोस्ट के ऊपर, इंडियन गुजरात कोस्ट के ऊपर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ने जो कल रात तक था वो हिट कर गया है गुजरात कोस्ट को और वो लैंड पे आ गया है। उसकी पेरिफेरी में या उसके सराउंडिंग्स में आने की वजह से सिंध के साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है वो थरपारकर, बदीन, ठट्ठा वगैरह, यहाँ पे जो है वो आज रात और कल जो है वो तेज़ हवाएं आंधी और उसके साथ जो है गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा कल तक। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर दोबारा मौसम खुश्क और गर्मी हो जाएगा मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में, खासतौर पर सिंध के ज़्यादातर इलाकों में। ठीक है ज़हीर साहब, ये बताइएगा, अनयूजुअल सा इवेंट हुआ, वो तूफ़ान वाला मामला था जिसके बाद हमने देखा कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कल से मौसम जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, हम यही समझें कि जो मई वाली गर्मी है वही पूरे पाकिस्तान में पड़ रही होगी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा पिछले सालों से? जी बिल्कुल, ट्रॉपिकल साइक्लोन कल से जो है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव कर जाएगा। आज भी हिट किया गया और उसका ट्रैक जो है वो नॉर्थ ईस्टवर्ड्स है। तो कल से जो है जो मई की जो नॉर्मल सूरत हाल है, इसी तरह कराची के टेम्परेचर्स भी कल से जो है इंशाल्लाह मामूल के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताएगा, कराची में हीट वेव का खदशा था, कब तक बरकरार रहेगा ये कि हीट वेव के इम्कान कब तक हैं, कब तक मौसम जो है थोड़ा रूटीन में आना शुरू होगा? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आज कल से जो है वो कराची के टेम्परेचर जो है वो मामूल के मुताबिक हो जाएंगे और जो शदीद गर्मी की लहर है वो काफ़ी हद तक कल से सबसाइड कर जाएगी। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से अब रहे थे और मौसम की सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उस बारे में आपने बताया। यानी कि कल से कराची वाले जो हैं, सिंध वाले, बाकी भी जो शहरों से, इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको कुछ सुख का सांस मिलेगा। ये जो साइक्लोन की वजह से कुछ मौसम जो है ज़्यादा गर्म हो गया था, 43 डिग्री सेंटीग्रेड आज का बताया जा रहा था कराची का, उन्होंने भी जिस तरह से बताया कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसी मई के अंदर गर्मी होती है वैसे ही मौसम जो है वो फिर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है और हम लोग, मेरे ख्याल में हमें इजाज़त लेनी चाहिए अब प्रोग्राम से। हम लोग कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई सुबह के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।